हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ली है यहाँ पर। जैसे हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स कवर किया, न्यूक्लियर फिजिक्स कवर किया और भी ऐसे कुछ चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। और अब हम अगला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मैग्नेटिज्म में बहुत ही कम फॉर्मूले में करीब 10 क्वेश्चन टोटल 8 पेपर्स में आए हुए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अपन बोल सकते हैं 1.5 क्वेश्चंस या 1 या 2 क्वेश्चन आपको एक पेपर में मिल सकते हैं जब आप पेपर देने जाएंगे। बट वो 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत ईजी है क्योंकि फॉर्मूले सिर्फ कुछ ही हैं जिनके ऊपर वो क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैग्नेटिज्म में भी मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट किया है क्योंकि मैग्नेटिज्म को अगर देखें तो बहुत वास्ट टॉपिक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, एक आता है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, एक आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, और आता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम इतने सारे टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे। अगर हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे तो उसके अंदर आपके पास फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है। तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 टॉपिक्स उठाए हैं यहाँ पर। पहला उठा रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं और उन इजी फॉर्मूले पे ही कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो मैं यहाँ पर 2 या 3 यहाँ पर फॉर्मूले लिखूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैंने यहां पर कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं 4 चीजों के। ये देख लेते हैं अपन किस चीज का फॉर्मूला है और फिर हम देखेंगे कि इन फॉर्मूले पे ही क्या क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुके हैं। और देखिए आप कितने सिंपल से ये फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं, छोटे छोटे से। जैसे ये पहला फॉर्मूला किस चीज का है, देखिए ये पहला फॉर्मूला है कि अगर एक इनफाइनाइट लेंथ वायर, मतलब जिसका वायर का लेंथ कभी खत्म ही ना हो, इनफाइनाइट लेंथ वायर में अगर सीधा सीधा करंट जा रहा होगा तो r डिस्टेंस दूर कोई अगर मैंने p पॉइंट लिया है तो इस p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा B = म्यू नॉट I by 2πr। म्यू नॉट क्या होता है? एक नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, वैल्यूज याद रख लीजिएगा। I क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। I क्या होता है? करंट होता है। और R क्या होता है? R होता है डिस्टेंस, जितने दूरी पर आप मैग्नेटिक फील्ड इस इनफाइनाइट वायर की निकालना चाह रहे हैं वो। दूसरा मैंने फॉर्मूला लिखा है यहां पर, इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब है एक इनफाइनाइट वायर को बीच में से काट दिया। अब एक इनफाइनाइट चीज को बीच में से काटते हैं तो भी इनफाइनाइट ही बचती है, इसलिए अपन इसके नाम पे भी इनफाइनाइट लगाते हैं। लेकिन सेमी इनफाइनाइट अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक कोने के सामने अपन है r डिस्टेंस दूर, अपन एक कोने के सामने है r डिस्टेंस दूर, जहां पर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और ये वायर दूसरे साइड इंफिनिटी तक है। अब इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो इसका आंसर था उसका आधा, वायर आधा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आधा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? म्यू नॉट I by 4πr। अगला फॉर्मूला है एक करंट कैरिंग लूप का। करंट कैरिंग लूप मतलब एक सर्कल है, एक रिंग है, जिसके अंदर ऐसे गोल गोल अगर करंट घूम रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I by 2r। I फिर से इसके अंदर करंट है और r है इस बार इस लूप का रेडियस। अगर इस केस में आपको ऐसा बोला जाए कि नंबर ऑफ लूप्स 1 ना होके 5-6 हैं, तो अगर 5 लूप होंगे तो इस फॉर्मूले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 लूप होंगे तो इस फॉर्मूले को अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने सर्कल उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और एक और फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है, यह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। आर्क मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा, सर्कल का टुकड़ा। उस सर्कल का टुकड़ा मतलब यहां से यहां तक करंट जा रहा है, उसके बाद वो करंट कहां गया हमें मतलब नहीं है। अगर यहां से यहां तक करंट जा रहा है तो सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके लिए यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा है म्यू नॉट I by 4πr इंटू थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये लगेगा अगर तुम्हें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। R जो है यहां पर रेडियस है इसका और I जो है वो इस आर्क के अंदर करंट है। तो ये 4 सिंपल से फॉर्मूले हैं जिनको अपन को याद रखना है। और इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा कि अगर एक स्ट्रेट वायर के बिल्कुल लाइन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे, यानी कि ये वायर है I करंट वाला, और अगर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो उसका आंसर होता है 0। बस एक इतना सा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से देखिए हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये एक इजी क्वेश्चन है बहुत। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 2 इनफाइनाइट वायर्स हैं। इनफाइनाइट वायर्स मतलब ये है कि ये यहां पर और ये यहां से बहुत दूर से आ रहा है और बहुत दूर तक जा रहा है। यहां पर भी ये बहुत दूर से आ रहा है वायर और ये बहुत दूर तक जा रहा है। करंट की डायरेक्शन शो करके दी थी क्वेश्चन में और उसके बाद पूछा था कि अगर O पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है तो बताइए इस I की वैल्यू क्या होगी अगर दोनों में करंट सेम है तो हमें देखिए बहुत सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप देखें सबसे पहले इतने सेगमेंट को
इतने सेगमेंट को अगर आप सबसे पहले देखें तो इस सेगमेंट की वजह से O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वो बॉक्स में बताया था कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि वायर के अलोंग ही ये वाला पॉइंट आ रहा है। सिमिलरली ये वाले सेगमेंट की वजह से भी O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि ये भी वायर के अलोंग ही आ रहा है। तो इन दोनों सेगमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है। अब बात करते हैं बचे हुए दो सेगमेंट की, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये जो बचा हुआ सेगमेंट है आप सबको दिख रहा होगा सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट में क्या करते हैं अपन, एक कोने के सामने अपन होते हैं और दूसरा कोना इंफिनिटी पे होता है। यहां पर भी ये सेमी इनफाइनाइट है, एक कोने के सामने अपन है और दूसरा कोना इंफिनिटी पर है। तो हम सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ये हो गया इसकी वजह से और इस वाले पार्ट की वजह से हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। अब ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई है, लेकिन इनको ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपने सीखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो मैं राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल रहा हूं इस वायर की वजह से और इसकी वजह से। अगर वो सेम डायरेक्शन में आ गया तो बीच में लगा दूंगा प्लस, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो बीच में लगा दूंगा माइनस। तो देखते हैं अपन सेम डायरेक्शन आ रहा है कि अपोजिट आ रहा है। देखिए करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो करंट की तरफ करेंगे हम अपने थंब को सीधे हाथ के, उल्टे हाथ के नहीं सीधे हाथ के। तो सीधे हाथ के थंब को करिए करंट की तरफ और फिंगर्स को देखिए किस तरफ पॉइंट कर रही हैं, अंदर की तरफ। हमेशा हाथ से सेमी सर्कल बना के रखिएगा और सेमी सर्कल बनाने के बाद फिंगर्स को देखिए किस तरफ पॉइंट कर रही हैं। अगर थंब आपका पॉइंट कर रहा है करंट की तरफ तो देखिए फिंगर्स आ रही हैं O के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर का हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, अब इसको दिमाग में रखिए। अब आते हैं दूसरे वाले पे। इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे और थंब को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो देखिए थंब को मैंने पॉइंट किया करंट की डायरेक्शन में, तो O पॉइंट पे फिर से फिंगर्स कहां आ गई मेरी, अंदर की तरफ। इसका मतलब इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों हो जाएंगे ऐड। और दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे उसके बाद ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज डालना है। म्यू नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है जैसा आपको दिखा होगा क्वेश्चन में। उसके बाद आर की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये मैंने मार्क करके रखी है, दोनों से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। आई हमें निकालना है और बी की वैल्यू दी हुई थी 10 टू द पावर -4। कैलकुलेशन करना है सिंपल सा और उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा आपका अगला क्वेश्चन। इस अगले क्वेश्चन में देखिए क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है अपने आप में ही कि एक 10 एम्पियर का करंट ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ये दोनों पार्ट्स एक आर्क हैं। ये वाला आर्क जो है इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और ये वाला जो आर्क है इसका रेडियस है 3 और 2 मिलके 5 सेंटीमीटर और हमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। आर्क के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया था, पहले तो हम वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं थोड़ा सा। फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। और आर क्या होता था यहां पर, आर होता था रेडियस ऑफ द आर्क। ठीक है, तो यहां पर अपने पास दो आर्क हैं और दो स्ट्रेट लाइंस हैं। चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उनका डायरेक्शन निकालेंगे और डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है वो डिसाइड करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सबसे इजी सेगमेंट से। सबसे इजी सेगमेंट है ये वाला। इस सेगमेंट की वजह से आप सबको दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे 0 आएगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि कोई भी सेगमेंट के अगर सामने पॉइंट पड़ जाता है या अलोंग द सेगमेंट पॉइंट आ जाता है या अलोंग द वायर पॉइंट आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। तो हमें इतने पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड अब नहीं निकालना है। उसके बाद इतने पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि 0 होगा, क्योंकि इस सेगमेंट के भी अलोंग ही पड़ रहा है ये O पॉइंट। तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ दो सेगमेंट और उन दो सेगमेंट की वजह से हमें अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए कितना सिंपल है। हम पहले वाले सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो बनेगा म्यू नॉट। इसके अंदर से करंट जा रहा है अगर I डिवाइडेड बाय 4 पाई और इस वाले का रेडियस डालेंगे। रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है। मैं हमेशा चीजों को मीटर में डालना प्रेफर करता हूं क्योंकि वो SI यूनिट है हमारी। तो इसको मैंने 0.03 डाल दिया। इनटू करना है अपन को थीटा। तो थीटा को 45 डिग्री ना लिख के पाई बाय 4 लिखिएगा, क्योंकि इसमें हमेशा थीटा रेडियंस में डाला जाएगा। अब इसके बाद मैं दूसरे पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं इसी तरह। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही
म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, रेडियस डाला 0.05 मीटर क्योंकि टोटल रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, और फिर से एंगल ऑफ आर्क, इस आर्क का एंगल कितना है वो फिर से 45 डिग्री यानी कि पाई बाय 4। अब मैं चेक करूंगा कि इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो चेक करते हैं। देखिए इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप के लिए निकालने के लिए आपको पता होगा कि फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि करंट गोल घूम रहा है इस बार, तो करंट को फिंगर्स से डिनोट करते हैं और आपको थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कि इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, आप फिंगर्स को डालिए ऐसा कि वो इसके अलोंग आ जाए। तो फिंगर्स को कैसा रखोगे, ऐसा रखोगे, ऐसा रखोगे कि ऐसा रखोगे, कैसा रखोगे, फिंगर्स को आप रखिए ऐसा, ताकि करंट जैसा है वैसे ही ये फिंगर्स गोल घूमते हुए दिखें आपको। तो थंब किस तरफ आ रहा है, देखिए थंब आ रहा है बाहर की तरफ, तो हम बोल सकते हैं इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी आउटसाइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा आउटसाइड। अब देखते हैं दूसरे वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। तो फिर से अपना हाथ को सेमी सर्कल फॉर्म में रखिए और इस बार फिर से फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए। तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में करेंगे तो देखिए इस बार करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे फिंगर्स को रखेंगे तो थंब आपको अब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब थंब जा रहा है अंदर की तरफ, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है अंदर की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिख लिया इनसाइड। अब देखिए एक आउटसाइड है एक इनसाइड है, तो दोनों को आपस में क्या करना चाहिए, हमें माइनस करना चाहिए। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, बीच में माइनस लगा दिया और ये हमारा आंसर आ गया। आई की वैल्यू दी हुई है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद रख लीजिए 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और उससे आपका आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। हो सकता है आप ये सोच रहे हो ये बड़ा ये छोटा क्यों है, क्योंकि सब कुछ सेम है लेकिन इसका डिनोमिनेटर छोटा है। डिनोमिनेटर छोटा मतलब वैल्यू बड़ी, तो ये जो रिजल्ट आया अपना, आउटसाइड वाली फील्ड बड़ी है इनसाइड वाली छोटी है, इसका मतलब नेट फील्ड जो है वो कहां आई, आउटसाइड, और वो वैल्यू इतनी होगी। तो ये अपन का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन। ये अगेन वही उन 4 फॉर्मूलों पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके सामने कि 2 आइडेंटिकल एल लेंथ के वायर हैं, तो मैंने उसको सिंबलाइज कर दिया है ये 2 वायर से कि ये 2 आइडेंटिकल एल लेंथ के वायर हैं। उसके बाद वो बोल रहा है मैंने पहले वायर को क्या करा, एक लूप बना दिया। लूप बनाना मतलब क्या होता है, उस वायर को गोल घुमा दिया, एक लूप में, सिंगल लूप में उस वायर को घुमा दिया, तो वो ये वायर है अब यहां तक का, ठीक है। और दूसरे वायर के साथ क्या किया, दूसरे वायर को बार बार लपेट दिया कि n लूप्स बन जाएं। अब ऑब्वियसली सेम लेंथ है अगर, और n लूप्स बनाओगे आप, ज्यादा लूप्स बनाओगे आप, तो आपका रेडियस कम होता जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका रेडियस अलग है, लेट से इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस लेट से R2 है। अब हमें यह बताना है कि इन दोनों के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अगर दोनों में सेम करंट है तो उसका रेशियो क्या होगा। तो हम मान लेते हैं दोनों के अंदर करंट है I। अब अगर दोनों में I करंट है तो इसके अंदर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो बोला था वो याद करिए कितना था, म्यू नॉट I बाय 2R, और रेडियस डालना होता था नीचे, तो रेडियस मैंने इधर डाल दिया R1। ठीक है, यहां तक ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले के सेंटर पे। अब हम चेक करते हैं दूसरे वाले के मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम इसके लिए फिर से वही करेंगे, मैंने बोला था कि अगर सर्कल होगा तो म्यू नॉट I बाय 2R, लेकिन अगर सर्कल में लूप्स बढ़ जाएंगे तो जितने लूप होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पर हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 2R2 इंटू n। तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों का रेशो निकालना है। रेशो निकालते हैं तो रेशो आएगा B1:B2 इज इक्वल टू, यहां पर बन रहा है म्यू नॉट I बाय 2R1 इज टू म्यू नॉट IN बाय 2R2। अब इनको अगर अपन डिवाइड करेंगे, रेशो मतलब तो डिवीजन होता है, इनको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां बचता है 1 बाय R1 और यहां बचता है n बाय R2। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन गया R2 अपॉन n R1।
ठीक है यहां तक। अब ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि R2 और R1 की भी आपको कुछ वैल्यूज इसके अंदर से निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। तो R2 और R1 देखिए सिंपल सा क्या है, 10th क्लास का जो आप लोगों ने मेंसुरेशन 1 पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। यहां पर L लेंथ को अगर R रेडियस के सर्कल में घुमाओगे तो तुम बोल सकते हो L इज इक्वल टू 2 पाई R1। क्यों? क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई R1, यानी कि लेंथ है 2 पाई R1, तो लेंथ तो L थी, तो L इक्वल टू 2 पाई R1। दूसरे वाले के लिए देखें तो L इज इक्वल टू N इंटू 2 पाई R2। ऐसा क्यों? क्योंकि एक का सरकमफ्रेंस है 2 पाई R2, और अगर ऐसे N टर्न्स हैं तो टोटल लेंथ कितना हो गया, N इंटू 2 पाई R2, पर लेंथ तो L था, तो L को अपन ने यहां से इसके बराबर कर दिया। अब वहां से R1 R2 की वैल्यू निकाल के इसमें डालिए और आपका सब कुछ कैंसिल होकर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। R1 की वैल्यू डाल सकते हैं L अपॉन 2 पाई, और R2 की वैल्यू डाल सकते हैं L अपॉन 2 पाई N। यहां डालिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं जो यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे आपको याद नहीं करना है, मैंने पूरा डेरिवेशन काइंड ऑफ इसके अंदर लिख दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या फॉर्मूला है और क्या आपको याद रखना है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल v स्पीड से मूव करता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QVB। मैं एक बार बना के बताता हूं आपको। अगर एक चार्ज पार्टिकल v स्पीड से मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, इससे परपेंडिकुलर, तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो ऐसे केस में इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, QV, Q मतलब चार्ज, V मतलब इसका स्पीड, और B मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड, QVB, इतना इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब आती है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपने कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल सुना होगा, इसके अंदर अपन इसको बोलते हैं FBI। FBI में क्या करते हैं, ये होता है F फोर्स, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, और I होता है करंट। तो जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर अपन इसके थ्रू इसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं। हमें क्या क्या पता है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर की तरफ। हमेशा लेफ्ट हैंड यूज करिएगा इसके लिए फोर्स निकालने के लिए। तो हम लेफ्ट हैंड का पहली जो फिंगर है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, FBI, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ कर दिया, फिंगर को अंदर की तरफ पॉइंट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने हाथ को इस तरीके से घुमाएंगे सच दैट हमारी जो वेलोसिटी वाली फिंगर है, वेलोसिटी वाली फिंगर कौन सी है हमारी, सेकंड फिंगर, FBI में I कौन सा हो गया, सेकंड फिंगर पे आ गया। तो सेकंड फिंगर को हम वेलोसिटी की तरफ कर देंगे, तो ये मैं हाथ को घुमा रहा हूं और ये हो गया वेलोसिटी की तरफ। तो हमारा थंब किधर हो गया, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और कितना लग रहा होगा, याद रखिए इसका आंसर है F इज इक्वल टू QVB। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद मैंने ये क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है कि जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर जब फोर्स होता है तो क्या बन जाता है, सर्कल। तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करने लगेगा। अब कभी भी कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना होता है, mv²/r के बराबर। तो फोर्स यहां पर है कितना, QVB, तो वो होना कितना चाहिए, mv²/r के बराबर। तो इसलिए मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, और बराबर करने से मेरा r की वैल्यू आ जाती है r इज इक्वल टू mv/qb। तो ये याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि रेडियस की वैल्यू होती है mv/qb। अब उसके बाद मैंने अगला क्या लिखा है यहां पर, अगला मैंने लिखा है कि मोमेंटम का फॉर्मूला आपने बचपन में सुना होगा कि मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करना हो तो मोमेंटम की जगह लिख दो √2m के। तो mv क्या है, mv है मोमेंटम, तो मैंने mv की जगह लिख दिया √2m के। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है, मोमेंटम को √2m के लिखते हैं, वो तो आप मैकेनिक्स में कहीं याद करके आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और मैंने कोई चीज लिखी है और इसको अपन को याद रखना है। मैं बता रहा हूं ये क्या है। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मैंने k की जगह qv डाल दिया है। देखिए ऊपर वाले और इसको कंपेयर करिए तो इसमें k की जगह मैंने qv डाल दिया है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको कहीं ना कहीं ये बताया था कि जब भी हम एक चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और कितनी हो जाती है, qv। फिर से बता रहा हूं मैं एक बार, गौर से सुनिए। मान लीजिए यहां हायर पोटेंशियल है, यहां लोअर पोटेंशियल है।
एक प्रोटॉन या एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद से भागता है। तो खुद से अगर ये भाग रहा है मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है या जीरो है तो इसकी Q पार्टिकल की V पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पार करने के बाद काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी QV। तो काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा कितनी होती है, QV। कितनी होती है, QV। Q क्या है, चार्ज पार्टिकल, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू अगर एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी QV। और मैंने यहां K की जगह QV डाल दिया तो एक नया फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं जब भी एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाएगा और उसको फिर गोल गोल घुमा दिया जाएगा, तो गोल गोल घुमा दिया जाएगा तो उसका रेडियस होगा R इज इक्वल टू √2mQV अपॉन QB। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको फॉर्मूले कुछ याद रखना है और इन फॉर्मूले के बेसिस पे हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इन 3 फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है बिल्कुल। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उसने कहीं पर फेंका है या छोड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसने क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया है। मतलब फिर से हमारा जो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला था वो लगेगा यहां पर। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 100 मिली टेस्ला। 100 मिली टेस्ला, मिली मतलब होता है 10⁻³ तो मैंने वो डाल दिया यहां पर। और उसके बाद रेडियस उसने पूछा है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियस आपको पता होगा, उसका फॉर्मूला होता है √2mQV अपॉन QB। अगर इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे तो इसमें सिर्फ वैल्यूज डालना है। मास डाला जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो अपन वो लिख देते हैं वैल्यूज 9.1 × 10⁻31। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 और पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है 500। डिवाइड करते हैं इस चीज को जो वैल्यूज दी हुई हैं उनसे। चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अपन 0.1 टेस्ला भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 100 × 10⁻³ अपने आप ही कितना आ जाएगा, 0.1। तो यहां डाल दिया मैंने 0.1। अब कुछ नहीं है, अब ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने का अपन के पास इतना टाइम नहीं है। अपन कैलकुलेशन को थोड़ा समझ लें कि कैलकुलेशन कैसे करना है। कैलकुलेशन करने के लिए आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस दूर दूर के हैं तो इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करिए और आंसर निकाल लीजिए। बस रेडियस पूछा था और इतना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, जो फॉर्मूले मैंने बताए उन पे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रीजन है y = 0 से y = d तक का। एक रीजन है y = 0 से y = d तक का, यानी कि x एक्सिस में d डिस्टेंस तक का ये रीजन है। और d डिस्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है कुछ mv/2qb। अब mv/2qb में आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, तो हो सकता है ये उससे कुछ रिलेटेड हो। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है vi कैप, तो यानी कि इस डायरेक्शन में ये v स्पीड से चल रहा है और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। अब अगर ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ये चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा हम चेक करते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। तो फोर्स का हम डायरेक्शन निकालते हैं। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने डिसाइड किया था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगेगा। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फर्स्ट फिंगर कर लो। मैग्नेटिक फील्ड उसने दिया है B0z कैप, यानी कि बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ मैंने अपनी पहली फिंगर कर ली। उसके बाद दूसरे वाले फिंगर को करते हैं हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की तरफ, और वो किस तरफ है, इस तरफ। तो इस वाले फिंगर को घुमा के मैं इस तरफ कर दूंगा, तो ये आ गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। थंब आपको पॉइंट करके बता रहा है नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इधर से एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद क्या होगा, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। यानी कि जब सर्कल में घूमता है चार्ज पार्टिकल, हमेशा सर्कल में घूमेगा चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे। यहां वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो सर्कल में तो घूमेगा और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल ऐसा एंटर करने के बाद ऐसा सर्कल बनाएगा। और रेडियस कितना होता है इस सर्कल का, mv/qb। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर है। तो
इस डायग्राम में अब हमें दिख रहा है कि चार्ज पार्टिकल जब एंटर किया है तो उसको नीचे की तरफ घूमना है। अगर उसको नीचे की तरफ घूमना है तो मैं उसका पाथ बना के बता रहा हूं आपको, उसका पाथ होगा ऐसा, लेकिन ये पाथ यहां पर कट हो जाएगा। क्यों कट हो गया ये पाथ यहां पर? आपको सिंपली समझ सकते हैं कि रेडियस था mv/qb। अगर रेडियस mv/qb है तो क्वार्टर सर्कल यानी कि 1/4 सर्कल कंप्लीट करने के लिए रेडियस के बराबर जगह लगती है। देखिए यहां पर एक सर्कल अगर किसी को कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट से यहां तक आने के लिए ये जगह की जरूरत होती है रेडियस के बराबर। रेडियस है mv/qb, तो ये जगह तो उससे आधी है, ये रेडियस का आधा है, तो आधी जगह की वजह से क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट ना करके आधे रास्ते में ही यहां पर आ जाएगा और यहां तक आते ही ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड से किस डायरेक्शन में बाहर निकलेगा? ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों बाहर निकला ये मैग्नेटिक फील्ड से? क्योंकि जब ये यहां तक पहुंचा मैग्नेटिक फील्ड अचानक से खत्म हो गई और मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुई तो फोर्स खत्म हो गया, फोर्स खत्म हुआ तो ये जैसा था वैसा ही चलता हुआ ये आगे चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा है उस टाइम पे हमें बताना है कि इसके ऊपर लगने वाला, इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का जब गोल गोल घूमता है कोई भी पार्टिकल तो उसका एक्सेलरेशन होता है v²/r। जैसे हमारा फोर्स होता है mv²/r, तो हमें पता है चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो v²/r है, लेकिन उसने पूछा है इस आंसर को किसमें, आई कैप और जे कैप में। अगर आई कैप और जे कैप में पूछा है इसका मतलब इस चीज को हमें अब डिसाइड करना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन इसका होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सर्कल, परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उससे एकदम परपेंडिकुलर, तो ये इसका कहीं पर सेंटर बन जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है। तो ये सेंटर से पास करने वाला मैंने एक्सेलरेशन यहां पर बना लिया है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मुझे जब तक इन दोनों में से कोई एंगल नहीं मिलेगा तब तक मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि ये x डायरेक्शन में कितना है एक्सेलरेशन और y डायरेक्शन में ये कितना है एक्सेलरेशन। तो इस एंगल की अब मुझे जरूरत है और एंगल निकालना ज्योमेट्री का काम है। देखिए कितना इजी, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है r/2 है, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है r है। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो इस ट्राइंगल में हमें पता है बेस कितना है r/2, हाइपोटेन्यूज कितना है r। तो आपको दिख रहा होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से 1/2 आएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो भी एक्सेलरेशन है इसका इस तरफ कंपोनेंट आ गया a cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर रहे हैं, इस एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट आ गया a cos थीटा और इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट आ गया a sin थीटा। तो a cos थीटा माइनस आई कैप की तरफ है और नीचे की तरफ है a sin थीटा, मतलब माइनस a sin थीटा j कैप है और ये हमारा हो गया है नेट एक्सेलरेशन। लेकिन इसमें a की अभी वैल्यू डालना बाकी है। a की वैल्यू क्या है, हमें पता है v²/r, जिसमें r की वैल्यू क्या है, mv/qb। तो यहां लिखते हैं mv/qb, तो ये बन गया qbv/m। तो qbv/m हमारा आ गया यहां पर एक्सेलरेशन। इसकी a की वैल्यू यहां डालिए और थीटा की वैल्यू आपको पता है अभी अभी निकाली 60 डिग्री। तो हमारा ये जो बना है ये हमारा आंसर है। बस इसमें वैल्यू डालना है, कौन सी, a की जगह डालिए qvb/m और cos थीटा sin थीटा की जगह थीटा की जगह डालिए 60 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इसके अंदर भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अब भाई JEE दे रहे हैं तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा अपना थोड़ा सा। तो JEE में ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा था, बढ़िया, कितने मैग्नेटिक फील्ड में, 0.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में और कितने रेडियस में, 0.5 मीटर के रेडियस में। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल एकदम सीधा सीधा ट्रैवल करने लगता है।
तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताइए इस चार्ज पार्टिकल का मास कितना होगा। तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है जब कोई चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो उस पर एक फोर्स लगता है टुवर्ड सेंटर, और ये जो फोर्स होता है ये होता है QVB। तो ये चीज आपको पहले से पता है। अब अगर ये सीधा सीधा मूव करने लगा तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो लग ही रहा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी है, एक और फोर्स आ गया होगा जो इस वाले फोर्स को अब बैलेंस करने लगा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है Q इंटू E। तो Q इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऑब्वियसली नीचे की तरफ लगा होगा। कैसे पता मुझे नीचे लगा होगा, क्योंकि QVB ऊपर लगा लिया अपन ने, हमने डिसाइड किया कि ये गोल गोल घूम रहा है, फोर्स इस पे इस पॉइंट पे QVB ऊपर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्के से इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं QVB और QE बराबर रहे होंगे। अब QVB और QE बराबर हो गए तो यहां से आपका आ गया VB इज इक्वल टू E, यानी कि V आपका यहां से आ गया E अपॉन B। मैं वैल्यूज डाल रहा हूं 100 अपॉन 0.5, तो स्पीड आपका आ गया यहां से 200 मीटर पर सेकंड। पर स्पीड नहीं निकालना था, स्पीड को यूज करके कुछ और निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस भी हमें पता था और मास निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, रेडियस का वेलोसिटी के साथ आपको रिलेशन पता है R इज इक्वल टू mv बाई QB। अब इसमें R डालेंगे अपन 0.5 मीटर, m हमें निकालना है, v कितना है, v हमें पता है कितना है 200 मीटर पर सेकंड, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना डालेंगे हम 0.5 टेस्ला, और वहां से फिर हम लोग m निकाल लेंगे, क्योंकि चार्ज हमें पता है, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो सिर्फ m के अलावा सब कुछ नोन है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑल्दो मैं इसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है उसको देख के आपको लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, बट मैग्नेटिक फील्ड बड़ी यूजलेस क्वांटिटी है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल को वो सीधा सीधा 0,0 से 1,1 तक लेके जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज आपको पता होगी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में चल रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उससे परपेंडिकुलर लगता है। इस चीज को याद रखिएगा। कैसे निकालते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर क्यों लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो फोर्स कैसा आ रहा है ऊपर की तरफ। तो देखिए ये दोनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा मोशन से परपेंडिकुलर होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा मोशन से परपेंडिकुलर रहेगा, इसका मतलब उसका वर्क डन 0 रहेगा, क्योंकि कभी भी ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कभी भी अगर एक ब्लॉक किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है तो उसका वर्क क्या होता है 0। तो यहां पर सीधा सीधा हम बोल देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क 0 होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का वर्क हमेशा 0 आता है अनलेस आपके पास वो रोटेशन वाला क्वेश्चन ना दे जिसके अंदर एक मैग्नेटिक मूवमेंट को वो गोल गोल घुमाता है या बार मैग्नेट को गोल गोल घुमाता है। अगर वो क्वेश्चन नहीं है तो आप सीधा मार्क करिएगा हमेशा कि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क हमेशा कितना होता है 0। अब बात करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है वर्क का, आपको अगर याद हो F.S। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना होता है Q E वेक्टर, और इसमें करना है डॉट आपको S वेक्टर। तो Q और इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहा हूं यहां पर 2I कैप प्लस 3j कैप, और डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है 0,0 से 1,1 जाने का मतलब है 1 आगे गए और 1 ऊपर गए, यानी कि 1i कैप प्लस 1j कैप। तो अपन लिखेंगे इसको 1i कैप प्लस 1j कैप, ठीक है। तो इस डॉट प्रोडक्ट को करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2 + 3 यानी कि 5Q आपका आंसर हो गया। इतना वर्क होगा इसके ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस्ड है मैग्नेटिक मूवमेंट पे। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है और उसके अंदर अगर आपको वर्क डन पूछा जाता है तो उसके अंदर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कभी 0 मत बोलिएगा, क्योंकि वैसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में जरूर है लेकिन है बड़ा सिंपल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक मूवमेंट रखा हुआ है। मैग्नेटिक मूवमेंट को आप बार मैग्नेट की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अपन मैग्नेट को लटकाते हैं तो
वो एक पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ पोजीशन ले लेती है, मतलब एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है, तो वैसे ही ये वाला मैग्नेटिक मूवमेंट मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब वो बोल रहा है कि एट t इक्वल टू 1 यानी कि 1 सेकंड पर, एग्जैक्टली t इक्वल टू 1 सेकंड पर किसी ने इसको जल्दी से पलट दिया, अचानक से इसको पलट दिया। अगर इसने इसको पलटा है तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा हमें यह बताना है। तो वर्क डन का उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन को निकाल सकते हैं हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस mb cos थीटा। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इनिशियल कंडीशन में और फाइनल कंडीशन में, और फिर हम सीधा सीधा उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें आंसर पता लग जाएगा। पर हमारे पास गिवन चीजें क्या है, थोड़ा सा वो और देख लेते हैं। यहां पर गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, बट हमें उससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि t इक्वल टू 1 सेकंड पर पूरी कहानी हो रही है जो भी हो रहा है, तो इसके अंदर हम t इक्वल टू 1 डाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दी है 0.125 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी से ओमेगा कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि ओमेगा निकालना है तो 2 पाई f लिख लो। तो मैं पूरी मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल रहा हूं, उसके बाद अपन इन फॉर्मूले के अंदर जाते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा होल्ड पे डाल के पहले मैं निकाल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड t इक्वल टू 1 पे है कितनी। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं b0 की वैल्यू जो 1 दी हुई है, उसके बाद cos ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f की वैल्यू दी हुई है 0.125 और टाइम की वैल्यू दी हुई है 1। बाकी तो आई कैप तो मैं डायरेक्शन बता रहा है जो मैंने डायग्राम में भी बना दिया है। अब इसको अपन अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा cos पाई बाय 4। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 0.25 पाई यानी कि पाई बाय 4, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अपन का 1/√2 है। मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा 10⁻⁻2 है। और फिर हम पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा ऐसे केस में। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज -m b cos थीटा इनिशियल वाला। तो इसके अंदर वैल्यू डालते हैं 10⁻⁻2, मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा हूं मैं 1/√2 और इनिशियली थीटा। थीटा मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल। तो इनिशियली वो कितना है, 0 डिग्री है। ये आ गई हमारी इनिशियल वैल्यू, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद देखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के मैं लिख रहा हूं माइनस मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 10⁻⁻2, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1/√2 और cos थीटा। फाइनली थीटा कितना है देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट में एंगल कितना आ जा रहा है, 180 डिग्री। तो यहां मैंने लिखा 180 डिग्री। तो अब ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज को अपन को सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे में से। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। वो वैल्यूज अगर मैं डाल रहा हूं तो मैं यहां देखिए सॉल्व करके बता रहा हूं, इनिशियल वैल्यू आ जाती है यहां से -10⁻⁻2/√2 और फाइनल वैल्यू आ जाती है +10⁻⁻2/√2। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2/√2। ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ गया आपका 0.014। ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा मैग्नेटिज्म का लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको दिखता है जो आपको पूछना है, आप प्लीज उसको कमेंट्स में लिखिए और हम आपको एक दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन देंगे।